आजादी के वर्ष आज क्या क्या हुआ था। कलकत्ता से दिल्ली तक की कहानी आपका सीना चीर देगी। भारत को आजाद हुए 76 वर्ष हो गए हैं। 14 अगस्त की आधी रात जब आजादी की घोषणा हुई तब जवाहरलाल नेहरू बहुत दुखी थे, क्योंकि उन्हें थोड़ी देर पहले ही लाहौर से फोन आया था। उधर राजेंद्र प्रसाद के घर रात में हवन हो रहा था। आइए जानते हैं आजादी की यह कहानी। हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। 15 अगस्त 1947 को भारत ने ब्रिटिश दास्ता की बेड़ियां काट डाली थीं। एक दिन पहले 14 अगस्त को शाम होते ही पूरे भारत से ब्रिटिश शासन का प्रतीक झंडा यूनियन जैक उतार दिया गया। उसकी जगह तिरंगे ने ले ली। चूंकि ज्योतिषियों ने 15 अगस्त का दिन आजादी के स्वागत सत्कार के लिहाज से उचित नहीं माना था, इसलिए 14 अगस्त की आधी रात को ही भारत की स्वतंत्र की घोषणा होनी थी। उधर महात्मा गांधी कलकत्ता पहुंच गए थे, जहां पिछले साल ही भयंकर दंगा हुआ था। वो स्वतंत्रता के जश्न में शामिल होने दिल्ली में नहीं रहे, क्योंकि उन्हें कलकत्ते में फिर दंगा होने का डर सता रहा था, जिसे उन्हें हर हाल में रोकना था। स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू रात का खाना खाकर उठे ही थे कि लाहौर से एक फोन आया। वह लाहौर जो कुछ घंटों बाद भारत से अलग होकर पाकिस्तान का हिस्सा बनने वाला था। वहीं प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद अपने बगीचे में हवन करवा रहे थे, करीब करीब आधी रात में। 14 अगस्त 1947 की इन घटनाओं की पूरी कहानी जानकर आप रोमांचित हुए बिना नहीं रह सकेंगे। इस कहानी का कुछ हिस्सा आपका मन भारी कर देगा, तो कुछ बातों से आपके दिल के तार झंकार कर उठेंगे। कलकत्ते में महात्मा गांधी की प्रार्थना सभा का बेसब्री से इंतजार। जैसा कि हमेशा होता था, वह बिल्कुल ठीक समय पर तैयार हो गए। शाम के 5 बजने वाले थे। गांधी जी उन दोनों युवतियों के कंधों पर हाथ रखकर हैदरी हाउस के दरवाजे से बाहर निकले, जिन्हें वह लाड से अपनी बैसाखियां कहा करते थे। हैदरी हाउस के आंगन में काफी बड़ी भीड़ उन्हीं का इंतजार करती खड़ी थी। आज महात्मा जी अपनी प्रार्थना सभा में क्या कहेंगे? उस दिन भय और घृणा से सिहरते कलकत्ता के उस टूटे फूटे मकान के आंगन में उन्होंने एक ऐसी प्रार्थना सभा का आयोजन किया, जो कि अपने तरह की अंतिम थी, अंग्रेजों से शासित भारत में आयोजित अंतिम प्रार्थना सभा। 14 अगस्त 1947 की शाम क्या बोले महात्मा गांधी? कल से हम अंग्रेजी राज से मुक्त हो जाएंगे। गांधी जी ने भीड़ को संबोधित करते हुए कहा, लेकिन आज आधी रात को भारत के टुकड़े भी होने वाले हैं। कल का दिन आनंद का होगा, लेकिन उतने ही दुहक का भी होगा। यह आजादी हम सबको एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंप रही है। हमें अपना विवेक और भाईचारा नहीं छोड़ना है। यदि इस विवेक और भाईचारे की रक्षा कलकत्ता में हो गई, तो समझ लीजिए कि सारे देश में हो गई। कलकत्ता के उदाहरण से सारे देश की मानवता जाग जाएगी। उन्होंने कहा, कल स्वतंत्रता दिवस पर मैं उपवास रखूंगा, भारत के कल्याण के लिए प्रार्थनाएं करूंगा, चरखा काटूंगा। आप लोग भी इसमें मेरा साथ दें। उपवास रखें, प्रार्थनाएं करें, चरखा काटें। 14 अगस्त को जब सूर्यास्त हुआ तो देश भर में ब्रिटिश शासन का झंडा यूनियन जैक उतारा जाने लगा। नेहरू ने माउंटबेटन की वह बात मान ली थी कि भारतीय भले ही अपना झंडा फहराने का समारोह मनाएं, लेकिन यूनियन जैक के उतारे जाने का जश्न नहीं मनाएं, ताकि अंग्रेजों को तकलीफ नहीं पहुंचे। इधर मद्रास के नटराज मंदिर से पीतांबर और अन्य पवित्र वस्तुएं लेकर जो साधु दिल्ली आए थे, उसका भव्य जुलूस यॉर्क रोड के 17 नंबर के सादे बंगले की ओर बढ़ रहा था, ताकि उस व्यक्ति को ईश्वर का आशीर्वाद दिया जा सके, जिसे ईश्वर पर बिल्कुल विश्वास नहीं था और जो कुछ ही घंटों बाद इस देश का कर्णधार बनने जा रहा था। लाहौर से आया वह फोन और अचानक बदल गया नेहरू का मूड। जवाहरलाल नेहरू ने एक नहीं अनेक बार सरेआम ऐलान किया था कि ईश्वर के नाम पर भारत में ऊंच नीच और भेदभाव को बल मिला है, कि ईश्वर ने इस देश का कल्याण नहीं किया, दुर्दशा की है, कि धर्म का नाम सुनते ही मेरे मन में बुराई और निंदा जैसा भाव पैदा होने लगता है। ऐसे व्यक्ति को उन सन्यासियों ने पीतांबर पहनाया, दूसरी पवित्र वस्तुओं से सजाया, उसके माथे पर भभूत और चंदन लगाए, ताकि उसे स्वतंत्र भारत की समस्याओं से निपटने की शक्ति मिले। उधर नेहरू ने अपने माथे से भभूत और चंदन पोंछकर खाना खाया ही था कि अचानक उनका फोन घनघनाने लगा। उस समय वहां उनकी पुत्री इंदिरा प्रियदर्शनी नेहरू और मेहमान पद्मजा नायडू मौजूद थीं। उन्होंने स्टडी रूम से आ रही नेहरू जी की तीखी आवाज से अनुमान लगा लिया था कि मामला ठीक नहीं है। जब नेहरू ने बेटी इंदिरा से कहा, कैसे यह ढोंग रचूंगा कि नेहरू जी फोन पर बात करके आए
तो उनका चेहरा इतना मुरझाया था कि दोनों महिलाएं चौंक गईं। नेहरू ने कुर्सी में निढाल होकर दोनों हाथों से अपना सिर पकड़ लिया। वह इतने दुखी थे कि कुछ भी बोल नहीं पा रहे थे। किताब में लिखा है, आखिर जब उन्होंने सिर उठाकर महिलाओं की तरफ देखा तो उन आंखों में आंसू चमक रहे थे। वह फोन संदेश लाहौर से आया था। हिंदू और सिख इलाकों की पानी की आपूर्ति वहां काट दी गई थी। भयानक गर्मी ने लोगों को प्यास से दीवाना कर दिया था। उनके मोहल्लों के बाहर मुसलमान टुकड़ियां हथियार ताने खड़ी थीं। पानी की एक डोल की भीख मांगने के लिए भी जो महिलाएं और बच्चे मोहल्ले से बाहर आ रहे थे, उन्हें बड़ी बेरहमी से मौत के घाट उतारा जा रहा था। कम से कम आधा दर्जन स्थानों पर शहर धू-धू कर जल रहा था। हैरान परेशान जवाहरलाल की आवाज इतनी धीमी थी कि उनके शब्द मुश्किल से ही सुने जा सके। आज रात मैं क्या बोलूंगा, क्या कहूंगा, कैसे यह ढोंग रचूंगा कि आजादी पाने की खुशी मेरे दिल में समा नहीं रही, जबकि मुझे मालूम है कि हमारा मोहक लाहौर धू-धू कर जल रहा है। राजेंद्र प्रसाद के घर हवन कार्यक्रम में भावी मंत्रियों का जुटान। इधर भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद के नई दिल्ली स्थित बगीचे में हवन हो रहा था। पंडित मंत्रोच्चार कर रहे थे और वैदिक रीति से पूजा संपन्न हो रही थी। वहां स्वतंत्र भारत में पहली बार मंत्री पद संभालने वाले माननीय मौजूद थे। मंत्रोच्चार के बीच सभी ने हवन कुंड की परिक्रमा की। फिर पंडितों ने उन पर गंगा जल छिड़का और माथे पर तिलक लगाया गया। फिर एक के बाद एक उन्होंने संविधान सभा के उस भव्य कक्ष में प्रवेश किया जो राष्ट्रीय झंडों से सजी हुई थी। संविधान सभा में नेताओं की भीड़। इधर संविधान सभा भवन में खादी पहने हुए एक व्यक्ति उस गलियारे में खड़ा था जहां से वह पूरी भीड़ पर नजर रख सकता था। उस भवन में नेहरू के ठीक सामने खादी पोशाकों में सजे नेता की भीड़ ठसाठस बैठी थी। नेहरू उन प्रतिनिधियों को संबोधित कर रहे थे, लेकिन थोड़ी देर पहले टेलीफोन पर मिला लाहौर का समाचार उनके मन से उतर नहीं रहा था। ऐसे में न तो उन्हें इच्छा रही थी और न इतना समय ही मिल पाया था कि अपना भाषण वह लिखकर तैयार कर सकते। उस वक्त वो जो बोल रहे थे वह उनके दिल की आवाज थी, मानो जवाहरलाल की जीभ पर आज साक्षात देवी सरस्वती विराजमान थीं। और नेहरू का वो ऐतिहासिक संबोधन। नेहरू बोले, आज हम सब जो यहाँ मिल रहे हैं, इस मिलन को स्वयं हमने बरसों पहले तय कर लिया था। हमारी वह प्रतिज्ञा आज पूरी हो रही है। यह सच है कि सपना ज्यों का त्यों साकार नहीं हो रहा, लेकिन फिर भी अधिकांश सपना तो साकार हो ही गया है। आज ज्यों ही आधी रात की टंकार होगी, जब दुनिया सो रही होगी, भारत जागेगा और जागते ही आजाद हो जाएगा। इतिहास में ऐसे क्षण कभी कभी ही आते हैं जब केवल एक दहलीज हम पार करें और पुराने को छोड़कर नए में आ खड़े हों। जब उसी एक कदम से पूरा युग समाप्त हो जाए और बरसों से दबे पड़े किसी देश की आत्मा एकाएक सोते से उठ पड़े। बाद में नेहरू जी ने अपनी बहन को बताया, मुझे होश नहीं था कि क्या कह रहा हूं। शब्द जुबान पर आते और फिसलते जा रहे थे, जबकि दिमाग में लाहौर के ही आग भरे दृश्य लगातार कांपते रहे। लेकिन संविधान सभा के सामने नेहरू जी प्रस्ताव रख रहे थे, ज्यों ही आधी रात की टंकार समाप्त होगी, हम सब उठ पड़ेंगे और भारतीय जनता की अधिकतम सेवा करने की शपथ लेंगे। आजाद भारत को इंद्रदेव का आशीर्वाद। सभा भवन से बाहर अचानक बिजली कड़क उठी और मॉनसूनी बारिश शुरू हो गई। भवन को चारों तरफ से हजारों भारतीयों ने घेर रखा था। वे भीगने लगे, चुपचाप। क्षण क्षण नजदीक आ रही उस आधी रात की संभावना ने उन्हें इतना रोमांचित और मोहित कर रखा था कि भीगने का उन्हें पता भी नहीं चल रहा था। भवन के अंदर वक्ता के स्टैंडे के ठीक ऊपर जो बड़ी सी दीवार घड़ी लगी थी, उसके कांटों ने 12 की तरफ सरकना शुरू किया। जनता के प्रतिनिधि सिर झुकाकर गंभीर खामोशी के साथ बैठे रहे। आधी रात की टंकार की प्रतीक्षा में वे मानो समाधि में चले गए। आखिर वह टंकार शुरू हुई जिसने एक दिन के समापन और साथ में एक युग के भी समापन की घोषणा कर दी। टंकार के दौरान कोई व्यक्ति बिल्कुल न हिला। 12 बजते ही घनघोर शंखनाद और उठ खड़ी हुई पूरी संविधान सभा। 12वीं टंकार को गूंज अभी शांत हुई भी न थी कि गलियारे में खड़े उस व्यक्ति ने ऊंचे शंखनाद से पूरे भवन में को गुंजायमान कर दिया और जनता के वे सारे प्रतिनिधि अचानक उठ खड़े हुए। दुनिया की नजरों में उस शंख ध्वनि ने मानव इतिहास के सबसे बड़े साम्राज्य को भारत की जमीन से विदा कर दिया। एक युग का प्रारंभ हुआ और एक युग का अंत। दोनों नवनिर्मित राष्ट्रों भारत और पाकिस्तान में उस शंखनाद के साथ नई धड़कनें शुरू हो गई थीं। बड़ी बातों के अलावा छोटी छोटी भी कई बातें थीं जिनसे पता चल रहा था कि अंग्रेजों का राज खत्म हो गया।
बॉम्बे यॉट क्लबों के गेट पर पुलिस वाले ने बोर्ड लगा दिया, बंद। बंबई का वह क्लब गोरों ने अपनी श्रेष्ठता साबित करने के लिए विकसित किया था। वहां गोरों के अलावा अन्य किसी का प्रवेश नहीं हो सकता था। अब वहां भारतीय नौसेना का भोजनालय खुलने वाला था। यहां दिल्ली में राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में संविधान सभा की बैठक हुई और सभी सदस्यों ने स्वतंत्र भारत में जनसेवा की शपथ ली। आपको हमारी यह कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी और कहानियों के लिए हमारे चैनल हिंदी कहानी AI को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।